Infinity Classes, endless learning. हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पे। हम पिछले क्लास में न्यूमेरिकल लगा रहे थे। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। पिछला जो चैप्टर था हम लोगों का सेट थ्योरी, फंक्शन और रिलेशन था, जो हम बेहतरीन तरीके से पूरा ख़त्म कर चुके हैं। उसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है। अगर आप देखे नहीं है तो उसको आप ज़रूर देखिए। उससे न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे हैं, थ्योरी तो पूरी कंप्लीट की ही गई है। तो आज हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं हम सारे न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन को पढ़ना है। अच्छा, अभी तक जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ के आए हैं, तो वो भूल जाइए कि हमको यहाँ पे वही पढ़ना है। यहाँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन का तनिक भी मतलब नहीं है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। हम उससे थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ेंगे, जितनी ज़रूरत है हम उतना पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन अभी तक जो पढ़ के आए थे, उसमें एक इक्वेशन दिया रहता था। मान लो कोई एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5x प्लस 6, जो 9th वगैरह में पढ़ते थे, 10th वगैरह में पढ़ते थे, तो उसमें क्या करते थे? इसका फैक्टर करते थे और इसकी वैल्यू निकाल लेते थे। तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाता था, x माइनस 2 बराबर 0 हो जाता था। तो इसकी वैल्यू निकालते थे, क्या आता था? x बराबर 3 आ जाता था, x बराबर 2 आ जाता था। आता था नहीं आता था? अब यहाँ क्या है? यहाँ केवल हमको x की वैल्यू ही नहीं चाहिए। यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, केवल हम x से ही मतलब नहीं रखेंगे। हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मतलब कुल मिला के इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन क्या होता है, इसको समझेंगे। फिर ये समझेंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है। फिर ये समझेंगे कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। इक्वेशन वैसे आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर या रूट्स, देखेंगे रूट्स क्या होता है। पहले जीरो समझेंगे कि जीरो क्या होता है, फिर रूट को समझेंगे कि रूट क्या होता है। उसके बाद हम रूट्स के नेचर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रूट्स के नेचर पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसका, इक्वेशन का। ऐसे बहुत सारी चीजें आगे हम डाट डाट पढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन से पहले हम पता करते हैं कि अपना पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल 9th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किए रहोगे, पॉलिनोमियल से स्टार्ट किए रहोगे। तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को यूं पकड़ते हैं, उसको समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, थोड़ा ये कर्सिव लेटर में हो गया, तो थोड़ा इसको समझ लेना, वो पॉलिनोमियल ही लिखा है। ठीक है, चलते हैं फिर। तो एक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल पहले हम सिंगल वेरिएबल के देखते हैं कि ए पॉलिनोमियल इन ए सिंगल वेरिएबल ओवर रियल नंबर आर, और रियल नंबर आर जो रियल नंबर जानते हैं उसी सेट ए आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर के सेट को। आर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर इसको ऐसे ऐसे उसके सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म
क्या पढ़े थे? एफ एक्स लिख लो या पी एक्स लिख लो, जो लिख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स का पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन, डॉट 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 ऐसे ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अभी आगे बताता हूँ, पहले ये समझो। तो जो पहले हम ये जानते थे, जो पॉलिनोमियल होता था सिंगल वेरिएबल का, कुछ इस फॉर्म में होता था कि नहीं होता था? अब इसमें तुमको क्या दिख रहा है? एक तो ए एन माइनस वन, ए वन डॉट डॉट ए नॉट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सबसे पहले यही देखते हैं। और एक चीज दिख रहा है इसमें एन माइनस वन, और एक्स अपना वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए एन माइनस वन या ये सब क्या है। फिर ये देखते हैं कि एन माइनस वन डॉट डॉट, ये जो एक्स की पावर्स लिखे हुए हैं ये क्या है। यहाँ सब चीज का मतलब है, ऐसा नहीं एक हवा हवाई सब लिख दिया गया, हर एक चीज का मतलब है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हियर एन इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ अपना एन क्या है? एन क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा है। और एंड जो ए एन लिखा गया, ए एन माइनस वन, अच्छा एन लिख रहे हैं तो एन के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। नहीं तो लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख देंगे। यहाँ ए एन माइनस वन डॉट 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 ए वन एंड ए नॉट, जो ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। अब कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर रियल कोफिशिएंट है तो रियल पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक। अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है तो अपना कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा। नहीं समझ में यहाँ तक? ठीक है, अगर यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभी पढ़े थे एन क्या था अपना? एन था अपना नॉन नेगेटिव इंटीजर था। अपना नॉन नेगेटिव इंटीजर था कि नहीं था? बताओ। नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कब होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कब होगा? व्हेन लीडिंग कोफिशिएंट ए एन नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहां दो टर्म मिला, एक मिल गया डिग्री, एक मिला लीडिंग कोफिशिएंट। अब डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर। अच्छा, अब ये हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर क्या था? ऐसे तो कुछ था, ए एन एक्स पावर एन था, यही था। अभी हाईएस्ट पावर अपना मेंटेन कब कर पाएगा? जब इसका कोफिशिएंट ए एन जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? बताओ। ए एन नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो अपना डिग्री एन रहेगा। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो क्या बचा अपना लीडिंग कोफिशिएंट। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, अब इसको समझते हैं। अब जो कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर के साथ रहता है, एक्स पावर एन है, इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वही अपना लीडिंग कोफिशिएंट होता है। द कोफिशिएंट
and associated with the highest power of x। नहीं समझ में आया? x की जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वही अपना क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट होता है। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा, ये कुछ ऐसे पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा, एक रियल पॉलिनोमियल हो सकता है, एक क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो सकता है। अब रियल पॉलिनोमियल का कोई बताओ भाई, कोई एग्जांपल एक हमको बता दो क्या हो सकता है। ऐसा लिख दो 2x³ माइनस 6x² प्लस 10x प्लस 5, ये अपना रियल पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल बता सकते हो जिसका कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हो तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता है। जैसे 2x² माइनस 3 प्लस 7ix प्लस 9i माइनस 3, ये अपना कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता है। यहां देखो कुछ टर्म दिख रहा है, एक i दिख रहा है। ये i क्या होता है? i इज इक्वल टू माइनस रूट के अंदर -1 होता है, जिसको हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ 2 लिखा है, ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि 2 तो अपना रियल नंबर होता है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ट्रीट कर रहे हैं? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जितनी नंबर जानते हैं सारे नंबर आते हैं। तो 2 है, इसको 0 इंटू आई लिख सकते हो कि नहीं? देखो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया कि कोई कंफ्यूजन नहीं आता? कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो पॉलिनोमियल समझ में आया? पॉलिनोमियल क्या होता है? जो an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 डॉट 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 an x प्लस a नॉट होता है, इस फॉर्म में कहीं भी दिख जाए अपना वो पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल में एक लीडिंग कोफिशिएंट होता है an लीडिंग कोफिशिएंट होता है। अब इसकी डिग्री n होगा जब an नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब तक हम क्या समझ लिए? हम समझ लिए पॉलिनोमियल क्या होता है। हम ये समझ लिए कि कितने टाइप के हैं पॉलिनोमियल। एक रियल पढ़ लिया, एक कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा? डिग्री पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ लिया? लीडिंग कोफिशिएंट पढ़ लिया। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? चलो बढ़िया। अच्छा चलो देखते हैं अब रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो अगर कोई एक्सप्रेशन हो, मान लो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म जो px डिवाइड बाई qx के रूप में लिखा जा सके एंड qx नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो यार जहां पे अपना px एंड qx क्या है? आर पॉलिनोमियल इन x। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल क्या हुआ देखो, अगर x² माइनस 5x प्लस 6 लिखा गया तो है रेशनल एक्सप्रेशन में, है कि नहीं है? डिवाइड बाई 1 रख दो, क्या दिक्कत है भाई? दूसरा एग्जांपल देखो, अगर ऐसा 2/x डिवाइड बाई x माइनस 3 कर दे, कोई दिक्कत है? बस x नॉट इक्वल टू 3 लेना। तीसरा x प्लस 3 डिवाइड बाई x, ये भी तो लिखा है ना एक्सप्रेशन में, इसको कैसे लिख सकते हो? x² प्लस 3 डिवाइड बाई x होगा कि नहीं होगा? देखो अपना एक्सप्रेशन में है कि नहीं? यहाँ x क्या नहीं लिख सकते? ये अपना 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं लोगे तो भाई डिफाइन नहीं रहेगा। तो कुछ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताओ कि मॉनिक पॉलिनोमियल क्या होता है,
मॉनिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल where the leading coefficient an is equal to 1। तो लीडिंग कोफिशिएंट अभी चिल्ला चिल्ला के बताया क्या था, अगर वो 1 हो जाए तो अपना क्या हो जाता है, मॉनिक पॉलिनोमियल हो जाता है। नहीं समझे? एग्जाम्पल तौर पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, तो क्या है, मॉनिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल है। आगे बढ़े क्या? अब देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या भाई चल जा, हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर fx इज इक्वल टू 5 ले ले, अब इसके आगे x का पावर 0 कुछ भी लिख लो, x पावर 0 लिख लो या y का पावर 0 लिख लो, कुछ भी लिख लोगे तो ये कितना हो जाएगा? इसकी डिग्री देखो 0 है, 0 है तो इसका ये तो बाद में 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया। कांस्टेंट फंक्शन जितने उसकी कितनी होती है, डिग्री 0 होती है। ये याद रखना, कभी एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप जब बनाते हैं वही बीच में एक डाल देते हैं, कौन सा सही है तो उसमें ये भी लिखा रहता है। ठीक, चले आगे बढ़े। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखते हैं, समझते हैं नोट पॉइंट क्या है। अगर पी एक्स इज इक्वल टू कहीं 0 लिखा गया, इसको क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जो 0, तो 0 पॉलिनोमियल है। अब इसकी जो डिग्री होती है अनडिफाइंड होती है, हैज अनडिफाइंड डिग्री। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। क्यों नहीं होता भाई? इसलिए नहीं होता, अगर एग्जाम्पल तौर पे देखें, अगर ये डिफाइन क्यों नहीं होता, ये 0 पावर x पावर 5 लिख लो, अब इसकी डिग्री तो 5 हो गई। x पावर 7 लिख लो तो 7 डिग्री की हो गई। ऐसे x पावर 2026 लिख लो, क्या दिक्कत है? अब ये 0 तो 0 कर देगा, इसकी डिग्री कहाँ डिफाइन है? डिग्री डिफाइन नहीं है। चलो अब पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करते हैं। तो चलो हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशंस देखते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होता है, इफ fx इज इक्वल टू 0 हो जाए। fx क्या था अपना, fx था अपना पॉलिनोमियल था। अब पॉलिनोमियल रियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसका मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ क्या, जब fx अपना 0 हो जाए तो पॉलिनोमियल होता है। जहां fx अपना क्या है, एक पॉलिनोमियल है, रियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल दोनों में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पॉलिनोमियल अपना fx है, अब इसी किसी स्पेसिफिक पॉइंट, मान लो x इज इक्वल टू एल्फा पे फाइंड आउट किया जाए, एल्फा पे फाइंड आउट किया जाएगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू एल्फा पे फाइंड आउट करोगे क्या आ जाएगा, एफ एल्फा आएगा क्या? ठीक है। अब ये जो एफ एल्फा आया, इसी को एफ एक्स पे x इज इक्वल टू एल्फा पे कोई इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो x इज इक्वल टू एल्फा इसमें रख देते हो तो एफ एल्फा आता है। आता है कि नहीं आता? अब ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इसकी वैल्यू हो गई। अब यही एफ एल्फा, इफ यही एफ एल्फा जो आया यही अगर 0 हो जाता है तो देन इसी एल्फा को ही हम, एल्फा इज कॉल्ड ए रूट आर 0 पढ़े हो ना, जीरोज, रूट आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। अब ये दो टर्म मिल गए हमको, एक रूट मिला या 0। ये होता क्या भाई,
ये क्या होता है, रूट ऑफ जीरो क्या होता है? द रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आर द x coordinate of the point where the curve y is equal to fx crosses x axis। ठीक, तो रूट क्या होता है भाई? तो कोई कर्व है अपने कोऑर्डिनेट में, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है, वो पॉलिनोमियल दिया रहेगा, इक्वेशन दिया गया है, उसका क्या होता है? रूट्स होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो आगे चलते हैं फिर। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो मुझे, चलो एक कर्व खींच बताता हूँ थोड़ा सा। अगर ऐसे कुछ चला गया, मान लो ऐसे कुछ कर्व आया, ऐसे करके ऐसे निकल गया, अब इसके रूट्स हैं क्या? रूट्स कहाँ है? क्योंकि उसमें साफ साफ लिख रहा है कि वो कर्व जो है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ रूट्स हमारे होंगे। तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, अपना एक्स एक्सिस है उसके ऊपर ऊपर हवा हवा में उड़ जा रहा, तो रूट्स तो ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ बना हो, ये पैराबोलिक लग रहा है कुछ ऐसा ही, और कितनी जगह कट कर रहा है? एक मान लो x1 जगह कट कर रहा है, x2 कट कर रहा है। इसके रूट्स कितने होंगे? दो रूट्स होंगे, एक x1 होगा, एक x2 होगा। अब यही चीज ऐसा भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, ये चीज ऐसा भी तो हो सकता है। अभी रूट्स ऑफ नेचर में सबको हमको बताना ही है। ये पॉइंट ऐसे आई, ऐसे होके ऐसे चली गई, कट नहीं किया लेकिन एक जगह टच किया है। देखो ये मान लो कुछ भी है, एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ है, ऐसा कुछ है, बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? क्योंकि पैराबोलिक है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। अभी अभी सब कुछ बताना है हमको, अभी बस थोड़ा थोड़ा देखते जाओ पारी पारी से, ताकि ये ना बीच में कंफ्यूजन आए। तो चलो देखते हैं। ये सब हो गया। अगर हम पूछे, इतना सब पढ़ लिए, तब अगर हम पूछ लें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखो हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते जा रहे हैं। मैंने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल में रियल और कॉम्प्लेक्स पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? डिग्री पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? लीडिंग कोएफिशिएंट पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा भाई? उसके बाद इक्वेशन पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलो चलो, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, वो क्या कहता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल करके देखो, एग्जाम्पल क्या होगा? मान लो ए एक्स प्लस बी, तो इसका फॉर्म किस प्रकार होगा? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ ए और बी, देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें रियल नंबर के लिए इंक्लूड है। तो अब ए और बी हम कहाँ से ले रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं मतलब वो रियल नंबर के लिए भी ट्रू है। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड एक चीज और भूल रहे हो क्या? ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे इस फॉर्म में, जिसका फॉर्म किस प्रकार हो? ए एक्स स्क्वायर ऐसा पॉलिनोमियल जिसका फॉर्म कैसा हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी क्या हो? अपना कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 हो कि नहीं हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है?
क्यूबिक इक्वेशन वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, अगर कहीं 0 दिया गया तो क्यूबिक इक्वेशन होता है जहाँ ए बी सी डी ये बिलोंग्स टू कहाँ आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, एंड ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर अब पढ़ते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई, चलो देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। यहाँ आई लिखा, क्या आई नहीं होता भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, अगर कहीं ऐसा लिखा ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस इक्वल टू 0 लिखा गया, जिसकी पावर 4 हो और अगर उसके सामने कोई कोएफिशिएंट अगर वो 0 नहीं है तो कौन सा इक्वेशन होता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ ये क्या है, ए बी सी डी ई जो दिया गया है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू कहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरह अगर आप पेंटिक इक्वेशन पूछें जिसकी पावर 5 हो उसको पेंटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक, पेंटिक इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स पावर 5 प्लस बी एक्स का पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0 अगर कहीं लिखा गया, अगर ऐसा कहीं लिखा गया है और ए बी सी डी ई और एफ ये जो है ये बिलोंग्स टू कहाँ होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ये अपना कौन सा इक्वेशन होता है, पेंटिक इक्वेशन होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 5 हो और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जांपल भी बताना पड़ेगा क्या भाई, एग्जांपल देख लो, इसका कुछ भी देख लो, 5x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देख लो है कि नहीं है, इसका पावर कितना है और इसका कोएफिशिएंट देखो 0 नहीं है, इसका पावर देखो 5 लिखा है, तो इसका मतलब है कि पेंटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं सॉल्यूशन सेट क्या होता है। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या होता है भाई, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, एक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। अभी रूट्स निकालना बताएंगे कैसे निकाला जाएगा, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा यही अल्फा कामा बीटा होगा। सेट कैसे लिखा जाता है तो लिखना बता ही दिए, एग्जाम्पल तौर पे देखो, अगर मान लो कोई एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, अगर तुमसे पूछे इसका बताओ रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना होगा, तो रूट्स हम तुमसे पूछे रूट्स कितना होगा तो बता ले जाओगे। तो क्या करते थे भाई, सबसे पहले फैक्टर करते थे, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर यही होगा, तो x बराबर 2 आएगा, x बराबर 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब तुमसे पूछे सॉल्यूशन सेट बताओ क्या होगा भाई, सॉल्यूशन सेट क्या बताए, वही होगा जैसे जो आया है अपना x की वैल्यू जो आई है उसका सेट बना लो 2, 3। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, समझ में आया? चलो फिर आगे आते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक नहीं मतलब अगले सेक्शन पे चलते हैं। क्या है अपना आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी भी क्या होता है, पहले डिफिनीशन ही देख लेते हैं फिर समझाते हैं। इफ टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन इस प्रकार है। इफ टू एक्सप्रेशन आर इक्वल for all values of x, then statement of equality between the two polynomial बिटवीन द टू पॉलिनोमियल की जगह एक्सप्रेशन कर लो, इसके ऊपर हम पॉलिनोमियल नहीं लिखे। टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। ठीक, इसका मतलब क्या है, दो एक्सप्रेशन कोई दिया गया है, अब वो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो आपस में इक्वल हो, हर एक एक्स के लिए इक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अगर कहीं हम बोल दें कि x प्लस 1 का होल एक्स स्क्वायर है, ये कितना लिखा है? x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फार्मूला रटे होगी। अब ये कह रहा है ये देखो, ये आइडेंटिटी है कि नहीं है? इज एन आइडेंटिटी फॉर ऑल एक्स। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। नहीं तो करके देख लो, एक्स इज इक्वल टू 1 रख के देख लो, रख के देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा? 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 2 ज़ा 4। इधर रखोगे 1 कितना हो जाएगा? राइट हैंड साइड में देख लो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2, 1 रखने पे प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, ये भी 4 आया। केवल एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए नहीं, ढेर टाइम हो तो एक्स इज इक्वल टू 5 लाख ले लेना, 5 लाख प्लस 1 का स्क्वायर करना, फिर इसको रखना, हर एक कुल मिला के हर एक वैल्यू के लिए ये 2 होगा। यहाँ तक समझ में आया? अभी हम बताते हैं कि आइडेंटिटी और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, अभी वो हम बता रहे। लेकिन पहले इसको पूरी बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं ताकि उसको समझे तो कंफ्यूजन ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगला डिफिनेशन देखो, एक तो ये हो गया कोई ऐसा एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन लिखे जो आपस में इक्वल हो, जो इक्वलिटी वाला स्टेटमेंट है वही अपना क्या हो जाता है? आइडेंटिटी हो जाता है। अगर फिर या तो अगर कहीं ऐसा लिखा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा कहीं लिखा है और ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइड बाय एवरी एक्स, सभी एक्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। और ये एक्स कहां से आएगा? इन द डोमेन, उसके डोमेन से ही आएगा। ठीक, कुल मिला के वैलिड एक्स होना जरूरी है। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू ले लें एक्स प्लस 1, वही जो पिछला एक्सप्रेशन लिए था कुछ ऐसे लेते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब तुम x की कोई भी वैल्यू उठा के देख लो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, r या कॉम्प्लेक्स नंबर, पता है ना, रियल नंबर्स हो या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई भी x की वैल्यू उठा लोगे हमेशा 0 ही आएगा। यही चीज हम ऊपर लिखे हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो x की अगर हर एक वैल्यू के लिए वो 0 आ रहा है तो अपना क्या हो जाता है? आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक, या इसका एक डिफिनीशन और देखो, अगर कहीं हमको लिखा है कि इफ इस फॉर्म में लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स का पावर एन, ए वन एक्स का पावर एन माइनस 1 डॉट 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 ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ए एन इक्वल टू ऐसे 0 लिखा गया, इस फॉर्म में लिखा गया है। अगर इसके हैव मोर देन एन रूट्स,
n डिस्टिंक्ट रूट्स। ये जो इक्वेशन हमको दिया गया है इसकी हाईएस्ट पावर n है, अगर इसके n डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब इसके मोर देन n डिस्टिंक्ट रूट हो, अभी रूट्स बताए नहीं है, तो मतलब ये होता है कि जैसे क्या है कि एक पॉलिनोमियल लिखा गया है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर एन ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं हाईएस्ट पावर n के बराबर हो सकते हैं। ठीक, अब ये n रूट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास मोर देन n डिस्टिंक्ट रूट हो जाए, मतलब इतना तो पॉसिबिलिटी इतना है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रूट्स आने लगे तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, इट इज एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होता है, एंड ये जो जितने कोफिशिएंट हैं ए नॉट इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू ए टू डॉट 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 कहाँ तक, ए एन माइनस वन ए एन, ये क्या होते हैं, सारे सारे जीरो होते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो ठीक है, एग्जाम्पल कोई देख लो, कोई जिसे सबसे ज़्यादा पढ़ना है उसी देख लेते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर इसके है मोर देन टू रूट्स, टू रूट्स क्यों? क्योंकि इसके मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं दो से ज़्यादा है, मोर देन टू रूट्स, ये तभी पॉसिबल है, देन ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी हो और वो क्या हो, जीरो। यहां तक समझ में आया? अच्छा, यहां तक समझ में आया, तो अभी एक और देखते हैं, डिफिनीशन इसका और है, सारे डिफिनीशन को पारी पारी देखेंगे तब जाके आइडेंटिटी क्लियर होगा। या ठीक, अब देखो अब क्या हो सकता, इन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी सिमिलर पावर एफ एक्स ऑन टू साइड आर इक्वल है। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखे रहोगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा कुछ है, अगर ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के, अगर ये बराबर होता था तो क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर जो लिखा है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के कंपेरिजन करके लिखते थे, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट के कंपेरिजन करके लिखते थे, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट, ऐसा कुछ लिखते थे कि नहीं लिखते थे? नहीं समझ में? इसका मतलब अगर सेम पावर्स के हैं, देखो इधर भी दो है, इधर भी दो वन है, इधर भी वन है, इधर एक्स पावर जीरो है, इधर यानी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो अगर ऐसा कुछ है, ये भी ये क्या होगा, तो दोनों साइड के क्या होंगे, जो कोफिशिएंट होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देखो इक्वल दिख रहा है आपस में, फिर इसके कोफिशिएंट इक्वल होंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब देखते हैं मुद्दा कि आइडेंटिटी क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो आइडेंटिटी जो होता है, आइडेंटिटी ये ट्रू फॉर ऑल होता है, ये ट्रू फॉर ऑल एक्स होता है, एक्स के सभी वैल्यू के लिए आइडेंटिटी ट्रू होता है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन जो होता है ये ट्रू होता है फॉर स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के कुछ वैल्यू के लिए, कुछ सिलेक्टेड वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, जबकि आइडेंटिटी जो होता है हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल आइडेंटिटी का देखते हैं, इधर ही बगल बगल लिखेंगे तभी कंपेरिजन करने में आसानी है, और एग्जाम्पल हम इक्वेशंस के देखते हैं। ठीक, आइडेंटिटी के एग्जाम्पल को हम मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो अब
इसकी वैल्यू क्या होता है 1। अब हम चेक करते हैं कि सबके लिए ट्रू होता है कि नहीं होता। हम पहले थीटा बराबर 0 लेते हैं। थीटा बराबर 0 लिखोगे तो साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस स्क्वायर का मान 0 1 होता है, तो कितना आएगा 1। यही तो देखो राइट हैंड साइड में यही लिखा है, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू हम कुछ नहीं लेके 30 डिग्री लेते हैं। 30 डिग्री देखो इस पर भी सेटिस्फाई करना चाहिए अगर ये आइडेंटिटी है तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 को साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, अगर उसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस 3 मतलब 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। देखो इसको जोड़ोगे तो फिर 1 आगे कि नहीं आगे। इसका मतलब ऐसे और वैल्यू रख के चेक करोगे तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपना क्या है आइडेंटिटी है। इक्वेशन में देखते हैं हम, अगर हम सीधा लिख लें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक। चलो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखें। अगर ये आइडेंटिटी होगा तो 2-3 वैल्यू लेंगे तो सारे बराबर आना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कह देंगे मामला गड़बड़ है भाई, ये नहीं हो सकता। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लोगे तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ये तो एकदम करेक्ट है। चलो अगर ये करेक्ट है भाई तो फिर थीटा इज इक्वल टू 0 पे भी करेक्ट देगा ही देगा। तो कितना हो जाएगा साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, राइट हैंड साइड में 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन है ना कि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नहीं तो और 1-2 वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं, जो जानते हो उसी के लेके चेक कर लो। 60 डिग्री जानते हो तो साइन 60 कितना होता है √3/2, फिर 1/2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है ये इक्वेशन है और ये आइडेंटिटी है। इस पे कोई भी वैल्यू रख के देख लेना ये 1 ही आएगा, और इसमें हर एक वैल्यू के लिए 1/2 नहीं आएगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही 1/2 आएगा। चलो आगे बढ़ते फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इफ इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2x है, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या है 0, इज सेटिस्फाइड more than 2 values of x. Find the parameter lambda. लैम्डा का पैरामीटर फाइंड आउट करना। चल देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि हमको लैम्डा की वैल्यू निकालना है। हमको ये इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है कि इसके 2 से ज्यादा रूट्स हैं। देखो इट सेटिस्फाई मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x, तो जो x की वैल्यू होता है वही तो अपना रूट होता है। अब ये कह रहा है कि x की 2 वैल्यू से x की जो वैल्यू है 2 से ज्यादा है, तो यहाँ मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2 ही हो सकता है। अब 2 से ज्यादा तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हुआ आइडेंटिटी हुआ कि नहीं हुआ। अगर इक्वेशन 1 आइडेंटिटी हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हर एक कोएफिशिएंट क्या होंगे 0 के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी इसकी डिफिनीशन पढ़ा के आया कि अगर उसके जो हाईएस्ट पावर है उससे ज़्यादा उसके रूट्स आ रहे हैं या उसकी ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो एक आइडेंटिटी का शो करता है, आइडेंटिटी शो करेगा और उसके जितने कोएफिशिएंट होंगे 0 के बराबर होंगे। तो अब इसके कोएफिशिएंट क्या क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा ऐसा कुछ होगा तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, ए फैक्टर होगा इसका।
तो कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 3 एंड लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। तो एक लैम्डा का वैल्यू आएगा 2 आएगा और क्या आएगा 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर करके निकाला, इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर करके निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो अब इसका कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 लैम्डा इज इक्वल टू 2। इसका क्या करोगे, लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा बराबर क्या 0। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लैम्डा बराबर माइनस 2 आ जाएगा। अब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, केवल एक ही चीज कॉमन दिख रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 2। यही अपना रिक्वायर्ड आंसर। नहीं समझ में आया, चले आगे बढ़े हम लोग फिर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशन a माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कह रहा है कि a माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 है। तो अब यहाँ एक बार चलो मान लेता हूँ, केस फर्स्ट बनाता हूँ, हम केस फर्स्ट ये बनाते हैं, मान लेता हूँ फॉर a नॉट इक्वल टू 1 सॉरी a नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि a जैसे 3 हो गया तो हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो 5 इज इक्वल टू a प्लस 2 हो जाएगा। तो हम दो केस मान के करते हैं कि अगर एक बार हम मान लेते हैं कि a नॉट इक्वल टू 3, अगर ये 3 नहीं है तब क्या होगा, तो a माइनस 3x, ये 5 को इधर भेजोगे तो a माइनस 3 हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, इधर जाएगा 2 में से कटेगा तो माइनस 3 बचेगा। अब x इक्वल टू a माइनस 3 डिवाइड बाई a माइनस 3 हो गया, होगा कि नहीं होगा। अब ये कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगा 1। अब ये काटे क्यों, अगर ये 3 होता तो क्या पॉसिबल होता, 3 होता तो पॉसिबल नहीं होता, 3 होता तो ये 0 को भी 0 में डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो सेकेंड केस कर क्या बनाते हैं हम, x फॉर a इज इक्वल टू हम 3 लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 यहाँ लाके पटक दो, वहां a इज इक्वल टू 3 रखोगे कितना हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 5 फिर 3 प्लस 2, यही तो होगा कि नहीं होगा। तो 5 बराबर 5 आएगा। अभी ये क्या किसी वैल्यू के लिए गलत है क्या, अब भाई 5 जो है 5 के बराबर ही होता है, तो कोई भी वैल्यू लेोगे तो ये तो हमेशा ही सही होगा कि नहीं होगा। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े, नहीं समझ में आया, ये हर एक एक्स की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमको पढ़ना है उस पे चलते हैं। हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे पढ़े थे नहीं, बराबर 0 हो, जहां अपना ए बी सी ये किस में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, एंड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में कहीं लिखा है तो अपना ये जनरल जो होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे हो सकता है। एक हो सकता है प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। फिर एक और क्या हो सकता है, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं समझ में आया। अब प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर इसका फॉर्म कहीं ऐसा इस फॉर्म में दिख जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, अपना ए और सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर,
ये एंड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा कहीं दिख जाए ये प्योरली क्वाड्रेटिक होता है। एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइप का कहीं भी इक्वेशन दिख जाए वो अपना क्या होता है, प्योरली क्वाड्रेटिक होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो, 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, प्योरली क्वाड्रेटिक, कोई दिक्कत नहीं होता नहीं। डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा हो, जहां अपना ए बी सी क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 हो एंड बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ दोनों कंडीशन है, ए भी नहीं 0 होना चाहिए, बी भी नहीं 0 होना चाहिए, तो परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसमें ध्यान देना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ लेता है, इसके प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी होता है। ए कहाँ 0 हो रहा है, कहाँ 0 नहीं हो रहा, कहाँ बी 0 हो ही नहीं सकता, ये सब कंडीशन हमको पता रहना चाहिए। इसीलिए इसको इतना डिटेल में अंदर घुस के बताया जा रहा, कहाँ क्या 0 होगा क्या नहीं होगा, तो ये सब चीजें इसीलिए बताया जाता है क्योंकि क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही अभी कम से कम कुछ नहीं 50 प्रॉपर्टी बनेगी, और 50 के 50 इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको लगेगा कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर वो गलती करके जा रहे हो एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सारे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी इसमें है, हर एक प्रॉपर्टी का कुछ मतलब है। छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाता है जब एक पूरा एक साथ हो जाएगा तो कंफ्यूजन होने लगेगा। अभी जो प्रॉपर्टी आपको इजी लग रही है, अभी जब पूरा कंप्लीट होगा, रिवीजन टाइम से नहीं होता रहा, तो यही प्रॉपर्टी आपको हार्ड लगेगी। चलो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर कहीं ऐसे इस फॉर्म में मिल जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ए बी सी जो होगा ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा एंड ए नॉट इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में कहीं भी दिख जाए, इस फॉर्म में कहीं भी दिख जाए तो अपना क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और जो ए बी सी है ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ठीक, चलो, तो अगर इसका ये हमको दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया कि नहीं दिया गया, अगर हम इससे तुमसे पूछें कि इसका हमको रूट्स बताओ तो कैसे बताओ, तो जैसे एक सीरीधरा चार खोल के आए थे कि नहीं, सीरीधरा चार या फार्मूला मेथड, इसके एक रूट्स निकालने, जैसे एक फैक्टर करके निकालते थे, एक रूट्स मेथड निकालने का मेथड ये भी एक सीरीधराचार फार्मूला। देखो कैसे निकालते थे, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तुमको दिया गया है इक्वल टू 0, अब इसको राइट रूट फाइंड आउट करना होता तो कैसे करते थे, इसको क्या करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोफिशिएंट देखो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी क्या है, ये वाला कांस्टेंट टर्म वाला, डिवाइड बाई कितना 2a, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए, तो अपना रूट्स हुआ। अगर ये मान लेते अपना रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, लेट, अब देखो क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स होगा, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा इसमें, माइनस बी, पॉजिटिव वाला लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, अब बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। अच्छा, फिर इसमें एक पार्ट होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसे डिनोट डी से करते हैं, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो अंडर रूट के अंदर लिखे हो वही पार्ट अपना क्या होता है, डी होता है। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब जो हम रूट से लेके आए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a जो लिखे हैं, इसको क्या और एक फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? एक फार्मूला ये भी अपना बन गया, नहीं बना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ तक समझ में आया क्या कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ये समझ में आया। श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, देखो ये कैसे आया इसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ कोई नीड नहीं है, बस कैसे निकाला जाता है उसको समझो, क्योंकि यहाँ तुमको डिराइव्ड करने के लिए नहीं पूछेगा, तो ये यहाँ इसकी कोई नीड नहीं है। तो कैसे निकाला जाता है वो हमको सीखना है। हम रूट्स निकालने के लिए उसका क्या करते हैं, एक फैक्टर करते थे, लेकिन यहाँ श्रीधराचार्य से कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक, ये अगर मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होगा, मान लेंगे जो रूट्स हैं, रूट्स आर क्या है, अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा मैंने ये मान लिया, बीटा को ये मान लिया। नहीं समझ में आया? अब फिर उसमें जो रूट के अंदर ये पार्ट लिखा था जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac था वहां ये लिख दिया, तो एक फार्मूला अपना ए भी बन गया। नहीं समझ में आया? ठीक, चलो अब चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हुआ, अभी हमारे पास इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, जहां हमको पता था कि ए बी सी अपना कहाँ से आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, एंड ए नॉट इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मान लिए। ठीक है, अब इसका डी क्या निकाले, डी निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक्स यानी इसके रूट्स क्या निकाले, रूट्स निकाले थे क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख लो यार, सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना, 2a। लिखे कि नहीं लिखे, लिखे। अब इसमें से एक अल्फा क्या था, अल्फा था अपना माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। गलत लिख रहे हैं लेकिन हमें मिटा बता देते हैं। हम गलत ये लिख रहे हैं क्योंकि हमें अब रूट्स मान लिए ना अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा लिखे होगे, तो यहाँ अल्फा एक बार प्लस वाला लो, यहाँ प्लस वाला ले लिए, बीटा को हम क्या लिखे, माइनस वाला। डिवाइड बाई 2a। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, ये हो गया। यानी हमको इक्वेशन दिया रहेगा तो हम रूट्स उसके निकाल लेंगे, तो ये आ गया। अगर गलती से कभी मान लो तुमको बोल दिया जाए कि रूट्स ये है, रूट्स तुमको ये दिया गया है, और तुमसे पूछ ले कि ये बताओ इक्वेशन क्या होगा, जैसे क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसे लिखा गया है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, इस इक्वेशन को ए एक्स माइनस एल्फा, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा में हम लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? अगर अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, कई जगह क्वेश्चन मिलेगा। चल आगे बढ़े, अब चलते हैं रूट्स के नेचर क्या होंगे। अभी हम क्या निकाले थे, डी। डी इक्वल टू क्या आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसी के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि अपना रूट्स क्या है। पहला यही था, अगर अपना जो है इफ डी लेस देन 0 हो जाए, डी क्या है, 0 से छोटा है, अगर इस छोटा है तो अगर फिर रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होगा विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। ठीक, ये पार्ट नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। क्यों भाई ऐसा नहीं होगा क्या, देखो जैसे माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना, 2a। तो यही कितना था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी भी तो यही था, यही डी है, डी बाई 2a। अब कह रहा है कि डी अपना निगेटिव हो जाए,
अब निगेटिव हो जाएगा भाई, रूट के अंदर निगेटिव कॉम्प्लेक्स देने लगता है तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे कि नहीं। सेम चीज ये लिखा है कि इफ डी लेस देन जीरो तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। चलो सेकंड पे चलते हैं। इफ डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी जीरो से बड़ा है तो रूट्स जो होंगे क्या होंगे, रियल होंगे एंड ये डिस्टिंक्ट होगा। यही चीज अगर ऐसे लिख दिया इफ डी इज इक्वल टू जीरो लिख उठा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। अब ये चौथा पार्ट, अगर चलो इसी तरह लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं जैसे एक पैटर्न को लिखे वैसे लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है। अगर इफ डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा, इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक, ये कंडीशन याद रखना है। अगर कहीं बोल दे कि अपना रूट्स जो है रियल है तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर बोल दे रियल और इक्वल है तो डी इक्वल टू जीरो होगा। अगर कह दे डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। नहीं समझ में आया, ये डी इक्वल टू जीरो है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ देखो डिस्टिंक्ट है, यहाँ इक्वल है, यहाँ देखो क्या है, इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब एक कंडीशन ये भी बनता है, क्या बनता है, इफ, अच्छा लिख दिए हैं, ये लिख दिए हैं डी लेस देन जीरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। पांचवी, इफ ए बी सी क्या है भाई, तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके कोफिशिएंट ये है। अगर ये रेशनल नंबर है, क्या है, ये रेशनल नंबर में बिलोंग करता है, क्यों, एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अपना जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ ए रेशनल नंबर। तो द रूट्स आर रेशनल नंबर्स। क्या हुआ, अगर ए बी सी अपना रेशनल है, डी जो है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट जो होगा रेशनल नंबर्स होगा। ठीक, इन केस it is not a perfect square, so the roots are irrational। नहीं समझ में, क्योंकि रूट्स होता क्या भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। कह रहा है कि ए बी सी क्यों है और डी कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर रहा तो डी हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं तो कह रहा है अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर कह रहा है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। अगली चले अगली प्रॉपर्टी पे। अगर कहीं इरेशनल कॉन्जुगेट की बात करें, इरेशनल ये कोई प्रॉपर्टी ही है, बस ये किसको हम हाईलाइट करके इसलिए लिख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट। इरेशनल कॉन्जुगेट क्या होता है, मान लेते हैं जो अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो दिया गया था, उसमें जो ए बी सी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बिलोंग्स टू क्यों क्या है, रेशनल नंबर। एंड वन रूट इज पी प्लस रूट क्यू, एक रूट ऐसे पी प्लस रूट क्यू से, जहां ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, जहां रूट क्यू इज इरेशनल।
इरेशनल है, देन अदर मस्ट बी पी माइनस रूट क्यों। अगला जो होगा पी माइनस रूट क्यों होगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये देखो क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी रूट जो है किसी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो एक पी प्लस रूट क्यों है, उसका अगला दूसरा रूट पी माइनस रूट क्यों होगा, कब होगा। तो 4 ऑप्शन दिया था। चलो इसको पहले हम एक क्वेश्चन लगा देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई क्वाड्रेटिक मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन रूट इसका क्या दिया गया है, पी प्लस रूट क्यों दिया गया है। तो वन रूट इतना है, देन अदर रूट पी माइनस रूट क्यू विल बी होगा, कब होगा, इफ ऐसे ऑप्शन दिया था 4, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू ये, तीसरा और चौथा। ये नन ऑफ दिस दिया था, ये दिया था ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा सही होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा। कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट पी प्लस क्यू है, अगर पी माइनस क्यू रूट क्यू अगला होगा तभी होगा जब ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू हो और ए नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया क्या। चलो ये पूछा गया क्वेश्चन है, आ गया, ध्यान में लगा दिया। चलो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अब ये ए बी सी बताना ना पड़े, अपना क्या है ए बी सी, वही कोफिशिएंट ऑफ किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस जो ये ए बी सी लिखा है यही चीज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऊपर भी इसी की बात किए थे। अगर इसमें से जिसका एक रूट हो, वन रूट इस पी प्लस आई क्यू इस फॉर्म में है जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, ए क्यू नॉट इक्वल टू 0 है भाई, नहीं तो कॉम्प्लेक्स रूट नहीं बने इतना। देन अदर मस्ट बी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट कितना, कॉन्जुगेट कैसे निकालते, पी माइनस आई क्यू, ये होगा दूसरा रूट पी माइनस आई क्यू को होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर पी माइनस क्यू है तो पी प्लस आई क्यू होगा। यहां तक समझ में आया क्या। अब ये कब होगा, ये कंडीशन ध्यान रहे कि ए बी सी अपना क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। नहीं समझ में आया, सेम पिछले जैसा इसका भी क्वेश्चन लगा सकते हो, पूछा भी गया है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर छठवीं प्रॉपर्टी चलते हैं। अगर कहीं लिखा गया कि इफ ए इज इक्वल टू 1, ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड बी और सी बिलोंग्स टू आई इंटीजर, ठीक, एंड the roots of equation 1 are rational. Rational numbers, अगर कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1 है और b और c इंटीजर हैं, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कहाँ माने, वहाँ मान के आए थे क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही अपना इक्वेशन है। आर रेशनल नंबर, दीज रूट्स मस्ट बी इंटीजर्स, और ये रूट्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक, आगे बढ़े। चलो 7वीं प्रॉपर्टी देखो। इफ जो अपना कोफिशिएंट्स लिखे हैं a प्लस बी प्लस सी, अगर ये 0 आ रहा है, तीनों को आपस में जोड़ रहे हो, कोफिशिएंट जो भी लिखा उसको आपस तीनों जोड़े, अगर ये 0 आ रहा है और a b c जो बिलोंग्स टू क्यू, क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो देन 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो जो नंबर 1 है वो उस इक्वेशन का एक रूट्स होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता, डायरेक्ट पूछ लेता, क्योंकि वहां इतना कम टाइम रहता है कि दिमाग में जाता ही नहीं कि हम ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए। 8वां देखो, अगर कहीं ऐसा लिखा गया है, एक केवल चेंज करने के लिए लिखा गया है, बता रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ऐसा कहीं लिखा गया है तो इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 1/2 ए माइनस बी की स्क्वायर बी माइनस सी की स्क्वायर प्लस सी माइनस ए की स्क्वायर, इसको इसमें लिख सकते हो। ठीक, ऐसे अगर ऐसा कहीं लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको 1/2 ए माइनस बी की स्क्वायर प्लस बी माइनस सी की स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 ए माइनस बी बी माइनस सी, ऐसे लिख सकते हो, फिर प्लस बी माइनस सी सी माइनस सी माइनस ए, ऐसे लिख सकते हो, फिर प्लस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये भी याद रखना, ये भी चेंज करने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूमेरिकल लगाने हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे उसके ज्योमेट्रिकल पार्ट पे। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, बाकी पोर्शन को अभी कल करेंगे। तो जितना पढ़ा दिए इसका रिवीजन होता रहे, फिर जो एक यूनिट खत्म हो गया सेट थ्योरी फंक्शन रिलेशन का, उसका न्यूमेरिकल्स लगाइए। PYQ उसका आ रहा है, 1 शॉर्ट वीडियो टाइप का रहेगा। PYQ एक साथ सेट थ्योरी फंक्शन रिलेशन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेट वाइज भी और सेंट्रल वाइज भी जितने भी एग्जाम हुए उन सबका PYQ कलेक्शन करके तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। मार्केट में बुक्स हैं, उस बुक्स पे ले लीजिएगा, वो PYQ उससे मैच करेंगे। PYQ अब PYQ थोड़ी ना डिफरेंट होगा, तो कोई भी बुक ले लीजिएगा तो वो आपको हेल्प करेगा, जो लगाएंगे तो आपको हेल्प करेगा। और PYQ जब सॉल्व करा रहे हैं तो उससे ज़रूरी ये है कि रफ और पेन लेके बैठे रहिएगा। सॉल्व करा रहे हैं पहले आप भी एक बार ट्राई करिएगा, तब वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में देखते हैं कि क्या आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो।